आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के बीच में मैं ज्योमेट्री की एक सीरीज चला रहा था। शानदार तरीके से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ना शुरुआत कर चुके थे। आज उसी सेशन को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ और ज्योमेट्री को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं क्विक रिवीजन लूँगा। जो पिछले लेक्चर में हम लोग जितनी चीज़ों को पढ़े थे एक बार तेजी से हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। ये हमारी क्लास आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में हो जनवरी में हो जब भी हो, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज्योमेट्री का बहुत ही अहम हिस्सा आपसे पूछा जाता है। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों पेपर की दृष्टिकोण से ज्योमेट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग ये हमारी क्लास सीटेट का जो हमारा एग्जाम है, सीटेट का जो एग्जाम कहा तो ये जा रहा है कि दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, सीटेट का जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है उसको टारगेट करते हुए ये हमारी बैच है ज्योमेट्री, हम लोग उसको टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि यूपी टेट का भी एग्जाम दिसंबर में हो सकता है। हालांकि ये क्लियर नहीं है, लेकिन यूपी टेट का भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ज्योमेट्री में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी थ्योरी पता रहेगी। ठीक है, उसकी थियरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप सभी लोग उसके प्रश्न में बिल्कुल कभी फंस नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्विक रिवीजन तेजी से रिवीजन करेंगे और शुरुआत करेंगे। हम लोग ज्योमेट्री की थियरी की क्लास आपके बीच में ये चल रही है। ठीक है, तो ज्योमेट्री को अगर हिंदी में कहा जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति, ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द हमारा होता है ज्या, ज्या का अर्थ होता है भूमि, और दूसरा शब्द होता है हमारा मिति। दूसरा शब्द है हमारा मिति। मिति का अर्थ होता है मापन। ठीक है, यानी भूमि पर दिखने वाली किसी भी वस्तु के बारे में अगर उसका मापन करना है, उसको मेजर करना है, तो उसके मेजर के लिए हम लोग जिस गणित में उसके गुणों का अध्ययन करते हैं वही गणित हमारा ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, ज्यामिति हमारी आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं या आपके आंखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उन सभी वस्तुओं का अगर आप मेजर करना चाहते हैं, कुछ मापन करना चाहते हैं उन वस्तुओं के बारे में, जैसे घर का मकान बन रहा है तो उस मकान के दृष्टिकोण से आप कुछ मापन करना चाहते हैं, कुछ मेजर करना चाहते हैं, तो आपके ज्योमेट्री के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए मैं पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में उसको बताया हूँ। ठीक है, अगर पिछला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर पूरा विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में मैं बताया हूँ। हमारा ये पूरा का पूरा क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ। अगर आपको ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस क्लास को बस ध्यान से देखते रहिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते रहिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर पीपीटी अगर आपको चाहिए, पीपीटी की इच्छा है तो आपको मैं पीपीटी भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में एक बार पीपीटी के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि हमको सर इस क्लास की पीपीटी चाहिए, मैं आपको इसकी पीपीटी भी दे सकता हूँ। अब बात आ रही है सरफेस। सरफेस को कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है तल या पृष्ठ। ठीक है, तल या पृष्ठ क्या होता है? तो तल या पृष्ठ किसी भी वस्तु के उस हिस्से को कहते हैं। कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा या सबसे ऊपरी हिस्सा या वह हिस्सा जिसको हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं। जैसे मार्कर है तो इस मार्कर को हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं, तो जिस हिस्से को हम टच करके महसूस कर रहे हैं वही हमारा तल, पृष्ठ या सरफेस कहलाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। सरफेस तल कई तरह का हो सकता है। मान लीजिए कि मैं बताया था कि एक खुरदुरा तल होता है,
खुरदुरा तल हो सकता है, किसी वस्तु का मुलायम तल हो सकता है, किसी वस्तु का तल कैसा हो सकता है, मुलायम तल हो सकता है। किसी वस्तु का तल बिल्कुल हर जगह समान, जैसे आपका शीशा होता है, घर का जो शीशा होता है चेहरा देखने वाला, वो एकदम समतल का बेहतर उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे यही मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है तो एकदम क्लीन है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि मतलब खुरदुरा आपको नहीं फील होगा कहीं पर भी। ठीक है, ये समतल हो गया। चौथे नंबर पर हमारा होता है वक्रतल। वक्रतल में जैसे मान लीजिए कि वक्रतल समुद्र की जो लहरें ऐसे चलती हैं, समुद्र की जो लहरें चलती हैं, ये वक्र, या यह कहिए कि जो गेंद वगैरह होती है, फुटबॉल वगैरह होता है, वॉलीबॉल वगैरह होता है, उसका कैसा तल होता है, तो वक्र तल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़े हुए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन यानी समतल के बारे में। प्लेन हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो प्लेन को हिंदी में कहा जाता है समतल कहा जाता है। प्लेन को हिंदी में समतल कहा जाता है। समतल एक ऐसा चपटा तल होता है, चपटा मतलब फ्लैट, इंग्लिश में चपटा को फ्लैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैट। अगर हिंदी में इसको लिखे तो ये एक चपटा तल होता है। चपटा देखने में कैसा होगा, मान लीजिए कि ऐसे दिखने वाला चपटा तल होता है। ठीक है, यह एक चपटा तल होता है। ठीक है, जिसको दोनों दिशाओं में या चारों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैलाया जा सकता है। समतल को चारों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैलाया जा सकता है, यानी इसको हम चारों दिशाओं में अनंत लंबाई तक फैला सकते हैं। किसी भी दिशा में आप फैलाना चाहेंगे इसको फैलाया जा सकता है, किसी भी दिशा में इसको इनडेफिनिट लेंथ तक फैलाया जा सकता है। ठीक है ना, अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है। किसी भी समतल में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है। लंबाई और चौड़ाई दो चीजें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है। लेकिन कैसी इसकी लंबाई पाई जाती है, तो लंबाई भी अनिश्चित होती है और चौड़ाई भी अनिश्चित होती है। मैं बताया हूं कि समतल एक चपटा तल होता है जिसको किसी भी दिशा में अनिश्चित लंबाई तक फैलाया जा सकता है। मतलब एक ऐसा जो घर का आपका कांच है, शीशा है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि एक ऐसा शीशा जो कभी समाप्त ही ना हो। आपके आंख के सामने एक ऐसा शीशा जो किसी भी दिशा में समाप्त ही ना हो, वो होता है हमारा समतल। समतल में दो चीजें पाई जाएंगी, लंबाई चौड़ाई, लेकिन कैसा, अनिश्चित लंबाई और अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे तो फिगर दो तरह का होता है। फिगर यानी आकृति दो तरह की होती है, एक होता है 2D फिगर, एक होता है हमारा 3D फिगर। ठीक है, फिगर दो तरह के होते हैं। फिगर को हिंदी में कहा जाए तो आकृति कहा जाता है, चित्र कहा जाता है। चित्र दो तरह की होती है, एक चित्र होता है जिसमें दो डायमेंशन पाई जाती है, डायमेंशन मतलब दो भुजा पाई जाती है। एक चित्र होता है जिसमें दो भुजा पाई जाती है, और एक चित्र होता है जिसमें तीन भुजाएं पाई जाती है, मतलब 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब होता है भुजाएं, साइड्स होती हैं। जैसे 2D फिगर का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो 2D फिगर का उदाहरण मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, सर्कल हो गया यानी वृत्त हो गया। 3D फिगर का अगर उदाहरण देखें तो हमारा मान लीजिए कि घन या घनाभ होता है, जो घन या घनाभ जो होता है, घन या घनाभ हो गया, शंकु हो गया। ठीक है, शंकु होता है, बेलन होता है आपका, बेलन जो होता है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। बेलन जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर को बेलन कहा जाता है। इस तरह की जो चीजें हैं, कुआं, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो फिगर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक 2D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। 2D फिगर 2 डायमेंशन, 3D फिगर 3 डायमेंशन। ठीक है, जिसको दिखाने के लिए 3 डायमेंशन, अगर हमको घनाभ को दिखाना है तो इसमें 3 चीजों की हमें बात करना ही पड़ेगा कि ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। यानी हमको लंबाई की भी बात करनी है, चौड़ाई की भी बात करनी है और हाइट की भी बात करनी है। लेकिन जो इसमें होता है तो इसमें हम बस लंबाई की बात कर लिए, चौड़ाई की बात कर लिए। इसमें भी अगर देखेंगे तो दो ही दिशा में हम चल सकते हैं,
ठीक है। आधार हो गया, हमारी संगत ऊंचाई हो गई, दो ही चीजें, ठीक है। तो 2D फिगर और 3D फिगर, दो तरह के फिगर होते हैं। चलिए, मैं पिछली क्लास में इसको भी डिटेल में बताया हूं। अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, बिंदु क्या होता है। जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु का सबसे छोटा हिस्सा, किसी भी इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु का सबसे छोटा हिस्सा परमाणु को अगर कहा जाता है, तो ज्योमेट्री में कोई भी चित्र हो, कोई भी आकृति हो, उसका सबसे छोटा हिस्सा, यानी उसको अगर टुकड़े में करेंगे हम, तो सबसे छोटा हिस्सा बिंदु होता है। यानी बिना बिंदु का कोई भी चित्र हम तैयार नहीं कर सकते, कोई भी आकृति हम लोग नहीं बना सकते हैं। बिंदु क्या होता है, तो बिंदु एक ऐसी आकृति होती है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई और न ही मोटाई या ऊंचाई होती है। यानी इसकी लंबाई भी नहीं पाई जाती है, इसकी चौड़ाई भी नहीं पाई जाती है और इसमें कोई हाइट भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये होता है। मान लीजिए कि ये कोई समतल है, समतल कैसा होता है, तो चारों दिशाओं में अनंत तक फैला जाए, और इस पर ये एक बिंदु है, ठीक है। बिंदु को हमेशा ज्योमेट्री में, ज्यामिति में हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है, इसको कैपिटल पी से, जब भी हम बिंदु को दिखाएंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, बड़े अक्षर से लिखते हैं। बिंदु में ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई हाइट होती है, या थिकनेस यानी ना कोई मोटाई भी नहीं होती है। इसमें बिंदु में कोई मोटाई नहीं होती है। तो बिंदु आखिरकार होता क्या है, तो ये पोजीशन को दिखाता है, किसी भी चीज की स्थिति को दिखाता है कि ये वस्तु कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी और कुछ देर बाद वो वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया है लाकर, तो पहले इसका पोजीशन इस पॉइंट पर था, इसका अब पोजीशन इस पॉइंट पर हो गया। यानी इस वस्तु के पोजीशन को यहाँ इस बिंदु से दिखा सकते हैं, इस वस्तु के पोजीशन को इस बिंदु से दिखा सकते हैं। यानी बिंदु क्या होता है, तो वो मार्क ऑफ पोजीशन होता है, माने किसी भी पोजीशन स्थिति को दिखाता है, किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं बोर्ड से कितना दूर खड़ा हूँ, तो किसी बिंदु से हम दिखा सकते हैं। कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारा डिजिटल बोर्ड है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस बिंदु पर खड़ा हूँ। कभी हो सकता है कि मैं यहाँ पर भी खड़ा हो सकता हूँ, यानी यहाँ पर भी खड़ा हो सकता हूँ, कैमरे के पार उधर खड़ा हो सकता हूँ, हो सकता है ना। तो यानी ये क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन को तो दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ। ये किसको दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा किए हुए हैं। लेक्चर जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में इसके डिस्कस किए हुए हैं। हमारी क्लास सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्यामिति का जो ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हालांकि ये हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व है, हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एसएससी में कोई परीक्षा हो रही है तो उसमें जो ज्यामिति से क्वेश्चन आएगा तो उसकी थ्योरी में पॉइंट का मतलब कुछ अलग हो जाएगा। पॉइंट का मतलब तो वही रहेगा ना, जिसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं हो, कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं, ठीक है ना। अब जैसे रेखा हो गया, तो रेखा में क्या होता है कि कई बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा तैयार होती है, ठीक है। यानी असंख्य बिंदुओं से मिलकर या अनगिनत बिंदुओं से मिलकर हमारी क्या होती है तैयार, रेखा तैयार होती है। रेखा कई तरह की होती है, एक सीधी रेखा होती है, एक हमारी कर्व लाइन होती है यानी वक्र रेखा होती है, एक हमारा जिग जैग लाइन होता है, एक हमारा जिग जैग लाइन होता है। कई तरह की रेखाएं हो सकती है, ठीक है। इस रेखा को हम लोग सीधी रेखा कहते हैं। सीधी रेखा दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक फैलती है। सीधी जो रेखा होती है दोनों दिशाओं में अनंत तक फैलती है। यानी अगर रेखा के बारे में बात किया जाए तो रेखा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो एक रेखा में अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। लंबाई तो पाई जाती है, लेकिन कैसी लंबाई होती है, निश्चित नहीं होती है। यानी ये निश्चित नहीं है कि इस दिशा में कहाँ तक जाएगी और इस दिशा में कहाँ तक जाएगी। जो ये स्नेक के तरह, सर्प के तरह बना हुआ है, ये भी क्लियर नहीं है कि इधर ये फैलकर कहाँ तक जाएगा। रेखा एक ऐसा फिगर होता है, देखिए रेखा हो गया, बिंदु हो गया, समतल हो गया, इन सब की डिफिनीशन एक मतलब ऐसा होता है कि इनके डिफिनीशन को बताया नहीं जा सकता है, फिर भी समझाने के लिए इतना बता सकते हैं।
अब मान लीजिए कि रेखा की लंबाई अनिश्चित है, तो हम बोर्ड पर अनिश्चित लंबाई का रेखा कभी थोड़े बना पाएंगे। लेकिन आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि किसी भी रेखा में एक चीज पाई जाती है, और वो क्या पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित लंबाई पाई जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई अगर हो सकता है पूछ सकता है, चौड़ाई नहीं पाई जाती है और हाइट भी नहीं पाई जाती है। यही रेखा का, इस रेखा को सीधी रेखा, रेखा तीन प्रकार की होती है। एक हमारी सीधी रेखा होती है जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। ये जो लाइन दिख रही है सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन किसे कहेंगे? तो एक ऐसी रेखा जो अनंत दूरी तक तो फैले लेकिन कभी अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे, कभी अपने डायरेक्शन यानी दिशा को चेंज ना करे। जैसे मान लीजिए कि मैं बना रहा हूं, सपोज करिए रेखा हम बनाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारी सीधी रेखा हम बना रहे हैं, तो इसकी ये तीर इसकी दिशा को दिखा रहा है। ये जो तीर लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, एरो जो हम लगा रहे हैं वो इसके डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये कह रहा है कि इधर ये अनिश्चित लंबाई तक जाएगा, इधर अनिश्चित लंबाई तक जाएगा, और इधर भी ये अनिश्चित लंबाई तक जाएगा। लेकिन बोर्ड इतना ही ना है, कितना हो रहेगा तो कितना हम फैला सकते हैं। रेखा हमारा एक ऐसा रस्सी का गट्ठर होता है जिसको हम खींचते जाएं, ठीक खींचते जाएं, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, अनिश्चित लंबाई होती है। तो ये दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जा सकता है, दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जा सकता है, और कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे इस दिशा में सीधे जा रहा है, कभी ये नहीं है कि ये इधर आने लगेगी, ऐसा नहीं है। इधर जा रही है तो डायरेक्शन कभी इसका चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद से एक हमारी रेखा होती है जो कर्व लाइन होती है। तो कर्व लाइन में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये रेखा इधर तो जा ही रही है, इसमें इसकी डायरेक्शन देखिए, इधर की डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन देखिए तो इधर का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन देखिए तो इधर का डायरेक्शन है। मतलब बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिशा हमेशा चेंज होती है। वक्र रेखा या कर्व लाइन की जो डायरेक्शन होती है बार बार चेंज होती है। स्ट्रेट लाइन या जो सीधी रेखा होती है जो पहले मैं बनाया, उसकी दिशा नहीं चेंज होती है बार बार। जिगजैग लाइन क्या होता है? जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ये क्या होता है? ये देखने में तो स्ट्रेट ही होता है, मतलब सीधा सीधा ही बना रहता है, लेकिन इसमें भी डायरेक्शन चेंज होने लगता है। ठीक है, जो जिगजैग लाइन है ये देखने में तो सीधा बना है, देखने में तो सीधा बना है, लेकिन देखिए इसकी दिशा ये थी, लेकिन फिर जा रहा है इस दिशा में, फिर जा रहा है इस दिशा में, मतलब बार बार दिशा इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, रेखा तीन तरह की होती है, सीधी रेखा, वक्र रेखा और ये टेढ़ी मेढ़ी जो जिगजैग लाइन, मतलब कैसे भी बना दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा है लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। रेखा खंड नाम से ही क्लियर हो जाता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है। रेखा वही अनिश्चित लंबाई वाला, और उसी का एक खंड, खंड मतलब एक उसका टुकड़ा, सेगमेंट उसका एक टुकड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, अनिश्चित लंबाई तक जा रही है, लेकिन हमको अनिश्चित लंबाई की रेखा का, मान लीजिए कि एक रस्सी आपके पास ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, तो उस रस्सी का आपका क्या काम है? कुछ कोई काम में नहीं ले पाएंगे, कहीं यूज उसका नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ निश्चित लंबाई की रस्सी चाहिए, कोई भी कार्य करना होगा तो एक निश्चित लंबाई की चीजें आपको चाहिए, तब जाके आप वो कार्य कर सकते हैं। अब मुझे बनाना है कि मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज बनाना है, सपोज करिए कोई चतुर्भुज मुझे बनाना है, जैसे चतुर्भुज बनाना है मान लीजिए, उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर मुझे लेना है और एक भुजा 4 सेंटीमीटर मुझे लेना है। ठीक है, तो अब ये 5 सेंटीमीटर मुझे लेना है, तो ये हम कहाँ से लाएंगे इस 5 सेंटीमीटर को? ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेखा हम कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इस रेखा खंड में से 5 सेंटीमीटर हम काट लेंगे, हमारा यहाँ पर आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया, हमारा कार्य हमारा पूर्ण हो गया। यानी कहने का मतलब कि किसी भी रेखा का एक टुकड़ा, एक खंड को हम लोग रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं थी, लेकिन रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी, यानी अगर वो 10 सेंटीमीटर का है तो 10 ही सेंटीमीटर का रहेगा। ऐसा नहीं है कि 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा या 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 का 10 ही रहेगा। अगर 20 सेंटीमीटर की कोई रेखाखंड है तो वो बदलेगा नहीं, 20 सेंटीमीटर का ही हमेशा रहेगा।
यानी इसकी लंबाई कैसी है, इसकी लंबाई डेफिनिट है यानी निश्चित है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ठीक है ना। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन रेखा का ही ये टुकड़ा होता है, ठीक है। पिछली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किए थे हम लोग। चलिए अब आएगा रे। रे मतलब उसको कहते हैं किरण, इसको हिंदी में किरण कहा जाता है, किरण। सूर्य के किरण से इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो सूर्य होता है तो सूर्य से जो हमारी किरणें निकलती हैं तो कहाँ तक जाती हैं हमें भी नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाती हैं, किस ग्रह तक। हमें तो प्रकाश दे रही हैं लेकिन किस ग्रह तक वो जा रही है हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो निकल कहाँ से रहा है, ठीक है। यानी वो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है हमको पता है। तो सेम वही जो किरण का डिफिनीशन होता है उसमें भी यही होता है कि किरण निकल कहाँ से रही है ये हमें पता रहता है, लेकिन जा कहाँ तक रही है ये हमको नहीं पता रहता है। यानी किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु पता रहता है, किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु पता रहता है, लेकिन उसका अंतिम कहाँ होगा, एंड कहाँ होगा, इस दिशा में वो कहाँ खत्म होगी हमको नहीं पता है। कुछ किताब वगैरह में उसको इसी को मान लेता है कि मान लीजिए कि यही खत्म हुआ, खत्म तो यहाँ पर भी, इधर तो नहीं ना किरण जा रही है, अगर इधर किरण इधर भी जाती तो ये तो सीधा एक रेखा बन जाता, सीधी रेखा का ये उदाहरण हो जाता, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है, एक निश्चित दिशा में जा रही है, किरण एक निश्चित दिशा में अनंत दूरी तक जाती है, इंडेफिनिट लेंथ तक यानी अनिश्चित लंबाई तक जाती है। किरण भी एक रेखा का ऐसा टुकड़ा होती है जो किसी एक दिशा में अनंत दूरी तक उसको फैलाया जा सकता है, ठीक है, एक दिशा में। इसका जो ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु को इंग्लिश में इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको इनिशियल पॉइंट, और इसी को अंत्य बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को अंत्य बिंदु भी कहा जाता है। जो ये प्रारंभिक बिंदु है इसी को अंत्य बिंदु भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली डिफिनीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला डिफिनीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन। सबसे आसान, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि जब दो लाइन आपस में एक्सीडेंट कर दें, ठीक है ना, टक्कर हो जाए उनकी। जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा ऐसे डांस करते हुए जा रही है तो इधर अनिश्चित लंबाई तक वो जा रही है, इधर से कोई डांस करते हुए आई और इसको आके यहाँ पर कट कर दी, तो क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दी, दो रेखाएं थी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी, तो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। यही दोनों रेखाएं ना आके कट कर दे रही हैं तो ये दोनों रेखाएं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। हिंदी में अगर कहा जाए तो हिंदी का शब्द है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी जब दो रेखाएं आपस में एक्सीडेंट कर दें, दो किरण भी आपस में एक्सीडेंट कर सकती हैं, एक्सीडेंट करने के लिए दो किरण भी आपस में एक्सीडेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक किरण जा रही है और ये एक किरण जा रही है, दो किरणें भी तो आपस में एक्सीडेंट कर सकती हैं, किरणों का एक्सीडेंट हो गया। दो रेखाखंड भी आपस में एक्सीडेंट कर सकते हैं, जैसे दो रेखाखंड का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। यानी इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि चाहे दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें, चाहे दो रेखाखंड एक दूसरे को कट करें, चाहे दो किरण एक दूसरे को कट करें, वो दोनों रेखाएं इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी, ठीक है। यानी ये पहली वाली जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, और जो ये दूसरी वाली रेखा है, हालांकि यहाँ से यहाँ तक मैं निश्चित कर रहा हूँ लेकिन ये निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित लंबाई तक नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट करके वो आगे चली गई है, ठीक है। ये भी एक्सीडेंट करके अपनी दिशा में आगे निकल गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा थी, सीधी रेखा कभी दिशा चेंज नहीं होती है, ठीक है, आपको पता होगा। यानी प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखा आपस में टक्कर कर देंगे वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। उसके बाद से पैरेलल लाइन। अच्छा मान लीजिए कि अगर दो रेखाएं मैं खींच रहा हूं, सपोज करिए ये एक रेखा मैं खींच दिया और एक और मैं रेखा ये खींच दिया हूं, ठीक है। हम जानते हैं कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जाती है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। और एक मैं ये रेखा खींच दिया हूं, ध्यान से समझिएगा, तीन रेखा मैं यहाँ पर खींचा हूं। मान लीजिए कि इन दोनों रेखाओं को अब मैं अनंत तक फैला रहा हूं, और अनंत तक फैलाते माने इंडेफिनिट लेंथ तक फैलेगी, वो तो रेखा है तो फैलेगी, और कहीं उन दोनों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है,
अनंत तक जा भी रही है, कहीं एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, तो वो दोनों की दोनों रेखाएं पैरेलल लाइन कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी वो दोनों। लेकिन अगर जिनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। एक दूसरे का विपरीत है प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन को हिंदी में समांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है, जिसका अंतर सदैव समान हो। समांतर नाम में ही क्लियर है कि समान अंतर, समांतर, ठीक है ना, हमेशा इसका अंतर समान होता है, यानी हमेशा इसकी जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो लंबवत दूरी होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब कभी बदलती नहीं है। थोड़ा भी कम और ज़्यादा हो जाती तो आगे जाके वो एक्सीडेंट कर जाती। उनकी दिशा जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर इन दोनों रेखाओं के बीच में, मतलब दोनों रेखाओं के बीच में जगह है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और मान लीजिए आगे 4 हो जाएगा, कहीं जाके 3 हो जाएगा, कहीं 2 हो जाएगा, कहीं 1 हो जाएगा, और जाके कहीं कट कर देंगे आपस में, यही चीज होगा ना। तो यानी ये हमारी क्या हो गई, समांतर रेखा हो गई। इस रेखा पर अगर ध्यान देंगे तो ये रेखा तो आएगी तो आगे इसको कट कर देगी। तो ये दोनों रेखा, अगर इन दोनों की बात किया जाए तो ये प्रतिच्छेदी कहलाएंगी, और इन दोनों रेखाओं की मैं बात करूं तो ये दोनों पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर लाइन किसे कहा जाता है। परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा है, सपोज करिए कि कोई रेखा है ये, और इस रेखा को कोई रेखा एक्सीडेंट करती है, मान लीजिए कोई रेखा इसको एक्सीडेंट कर दे रही है, पहले से एक रेखा थी उसको ये रेखा एक्सीडेंट कर रही है, और एक्सीडेंट करने पर इन दोनों रेखाओं के बीच में, आगे मैं अभी आपको कोण के बारे में बताने वाला हूं, एंगल के बारे में बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यानी समकोण बन जाता है, अगर दो रेखाओं के बीच में समकोण बन जाता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत कहलाती हैं। हिंदी में परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा है, ठीक है ना, या लंब रेखा सीधे सीधे कहते हैं, ठीक है ना, लंबवत रेखा या लंब रेखा इसको कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन जब दो रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बने, एक्सीडेंट हो और 90 डिग्री का कोण बन जाए, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें और 90 डिग्री का कोण बनाए, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। आगे चलिए, अब आ गया बाइसेक्टर लाइन। सपोज करिए कि कोई ये एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है आपके पास, कितने का है, 10 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड था। कोई रेखा ऊपर से आ रही थी और इसको ऐसे काटते हुए निकल गई, इस रेखाखंड को कोई रेखा आई और कट करके निकल गई। जब वो रेखा उसको कट की तो एक सिचुएशन बन गया कि हम इधर जब इसका मेजर किए, इसको मापन किए, तो हम देखे कि इधर भी 5 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी दो बराबर टुकड़े में ये बट गई। जब ऐसा सिचुएशन होता है कि जब कोई रेखा किसी रेखा को कट कर दे और वो रेखा दो टुकड़े में बट जाए, दो बराबर टुकड़े में बट जाए, या कोई रेखाखंड दो बराबर टुकड़े में बट जाए, तो उस जो रेखा उसको दो बराबर टुकड़े में बांट रही है, उस रेखा को हम लोग बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। यानी ये रेखा हमारी बाइसेक्टर लाइन है, ये रेखा हमारी क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। हिंदी में बाइसेक्टर को कहा जाता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक, सम द्विभाजक, यानी समान दो भाग में बांटने वाली रेखा, सम द्विभाजक रेखा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम द्विभाजक रेखा, मतलब समान दो भाग में बांटने वाली रेखा को हम लोग सम द्विभाजक रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन हम अभी देखे हैं कि जो रेखा एक्सीडेंट करे लेकिन 90 डिग्री पर एक्सीडेंट कर दे, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। बाइसेक्टर भी हम लोग जान गए कि जब रेखा किसी अन्य रेखा को दो बराबर टुकड़े में बांट दे, दो इक्वल पार्ट में बांट दे, तो वो रेखा बाइसेक्टर लाइन कहलाती है। और यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी दोनों कंडीशन एक साथ बना रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये रेखाखंड है, सपोज करिए कोई ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है मान लीजिए, और इसको कोई रेखा ऐसे कट कर रही है कि ये 5-5 सेंटीमीटर
के दो टुकड़े में बट भी जा रहा है, 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़े में बट भी जा रहा है, और यहाँ पर कोण भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन भी हो गया हमारा और बाइसेक्टर वाला सिचुएशन भी हो गया। ठीक है ना, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन, यानी लंब वाला सिचुएशन भी बन गया, और बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक वाला भी बन गया। लंब समद्विभाजक रेखा इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? लंब समद्विभाजक रेखा कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट किया हूं और बहुत आराम से आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे कनकरेंट लाइन यानी संगामी रेखा। कनकरेंट लाइन को कहते हैं हिंदी में संगामी रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संगामी रेखा। संगामी रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक किसी समतल पर एक पॉइंट है। ठीक है, ये समतल पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से होकर ढेर सारी रेखाएं गुजर रही हैं। एक रेखा ये गुजर गई, मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे गुजर गई, एक रेखा मान लीजिए ऐसे होके गुजर गई। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि एक बिंदु था, किसी एक बिंदु से जब कई रेखाएं गुजरती हैं, जब कई रेखाएं उसके ऊपर से निकल जाती हैं, या अगर इसको थोड़ा सा एडवांस भाषा में कहें कि जब किसी एक बिंदु पर कई रेखाएं कट कर दें, एक्सीडेंट कर दें, तो उसी बिंदु को हम लोग संगामी बिंदु कहते हैं। मतलब इसको कनकरेंट पॉइंट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? जहां जिस बिंदु पर ये काट रही है तो संगामी बिंदु हो गया ये हमारा। कौन सा बिंदु हो गया? संगामी बिंदु। संगामी यानी संगम, संगम मतलब मिलना, जो सभी रेखाएं उसी बिंदु पर मिल जा रही हैं। ठीक है ना, संगामी बिंदु हो गया हमारा। ये हमारा संगामी बिंदु हो गया। और ये रेखाएं कैसी रेखाएं कहलाएंगी? ये जो रेखाएं हैं ये सभी रेखाएं कैसी रेखा कहलाएंगी? तो सभी की सभी संगामी रेखा कहलाएंगी। ठीक है, यही होता है कॉन्करेंट लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा आ गया एंगल, आ गया जो आज का मेन टॉपिक था। अब हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। एंगल किसे कहते हैं? एंगल को अगर हिंदी में कहा जाए तो कोण किसे कहा जाता है? कोण क्या चीज होता है? कोण क्या चीज होता है? तो जैसे मान लीजिए कि कोण, पहले सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से मैं अगर मुद्रा की मांग करूंगा, किसी व्यक्ति से मुद्रा मांगता हूं, मैं करेंसी मांगूंगा, तो करेंसी जो हमारी होती है चाहे तो रुपया में होगा, चाहे तो पैसा में होगा, चाहे तो मान लीजिए डॉलर में होता है, इसी इत्यादि, इसी तरह कई करेंसी होती है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कोई लिक्विड वाली वस्तु है, ये तो मुद्रा हो गई हमारी, मुद्रा हो गई। मुद्रा मतलब मूल्य वाली चीजें। मान लीजिए कि कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ मतलब बहने वाला पदार्थ, तरल पदार्थ है कोई, जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, तेल वगैरह होता है। ठीक है ना, मतलब कोई भी ऑयल हो गया। तो ऑयल को हम लोग दिखाएंगे कैसे? तो हम लोग बताएंगे कि लीटर में हो गया, मिलीलीटर में हो गया, ठीक है ना, सेंटीलीटर हो गया, मतलब तमाम इसके भी यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं। ठीक है, जिसमें हम तरल पदार्थ को दिखा सकते हैं। अगर हमको वेट यानी वजन को दिखाना है, वजन को अगर हमें बताना है तो वजन को हम लोग किसमें बताते हैं? मान लीजिए किलोग्राम हो गया, ठीक है, डेकाग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया। ठीक है ना, किलोग्राम से भी बड़ी इकाइयां होती हैं। तो मतलब ये सब यूनिट होती हैं, इकाइयां होती हैं वजन को दिखाने के लिए। समय को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए, समय को दिखाने के लिए यूनिट होती है। मान लीजिए आपका हावर हो गई यानी घंटा हो गई, घंटा होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है, इत्यादि चीजें आप जानते हैं। तो सेम उसी प्रकार से एंगल जो हमारा कोण जो होता है, इस धरती पर जब दो वस्तुएं आपस में मिल जाती हैं, या कोई भी दो वस्तुएं जब आपस में, या कोई दो रेखाएं जब आपस में एक्सीडेंट कर देती हैं, तो उन दोनों रेखाओं के बीच एक झुकाव पैदा होता है, एक झुकाव पैदा होता है। ठीक है ना, या किन्हीं दो वस्तुओं को अगर हम मिलाते हैं तो दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच एक झुकाव पाया जाता है, और उस झुकाव को हम लोग किससे दिखाते हैं? उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। झुकाव को ही कोण कहा जाता है। कोण का मतलब कुछ नहीं होता है, कोण का मतलब हिंदी में ये समझ लीजिए कि झुकाव होता है।
किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में कितना झुकाव है, उसी झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। जब दो चीज़ें मिलेंगी तभी झुकाव बनेगा। ठीक है, रुकिए इसको हम मिटा देते हैं। जब दो चीज़ें मिलेंगी तभी हमारा झुकाव बनता है, यानी कोण हमारा बनता है। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेखा है ऐसे जा रही है, एक रेखा, और कोई रेखा ऐसे इसको प्रतिच्छेद कर दे रही है, यानी एक्सीडेंट कर दे रही है या इंटरसेक्ट कर दे रही है। तो ये रेखा आप देख पा रहे हो कि इस पर झुकी हुई है, रेखा इस पर क्या है, झुकी हुई है। उसी झुकाव को हम लोग एंगल यानी कोण से दिखाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहा जाता है, कोण कहा जाता है। और कोण का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो हम लोग डिग्री में दिखाते हैं। कोण को किससे दिखाते हैं, तो डिग्री से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, 40 और ऐसे बीच ऊपर एक शून्य बना देते हैं, जीरो बना देते हैं, तो छोटा सा जीरो बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि 40 अंश। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसी को अंश कहा जाता है, इसी को अंश कहा जाता है। इंग्लिश में समझे तो इसी को डिग्री वगैरह कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोण समझ में आ रहा हो। कोण किन्हीं दो रेखाओं, किन्हीं दो किरणों या किन्हीं दो रेखाखंडों के बीच के जो झुकाव को, या यह कह लीजिए कि इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं को मिलाने पर उन दोनों वस्तुओं में जो उनके बीच में जो झुकाव बनता है वो झुकाव ही कोण कहलाता है। ठीक है, कोण का मतलब झुकाव। चलिए, अब कोण कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, झुकाव, कितना झुकाव होगा। ऐसी स्थिति बन सकती है कि कुछ भी झुकाव नहीं होगा, फिर कुछ झुकाव हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा झुकाव जो होता है, जो सबसे पहला झुकाव होता है जिसको कोई झुकाव नहीं होता है, कोई झुकाव नहीं होता है, उसको, उसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं झुकाव वालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है हमारा, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। टाइप्स ऑफ मतलब एंगल कितने तरह का, कितने प्रकार का होता है। तो एंगल के प्रकार देखिए, तो एंगल हमारा एक होता है जीरो एंगल, एक हमारा होता है, क्या होता है, एक जीरो एंगल होता है। उसके बाद से एक हमारा एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। उसके बाद से हमारा ऑब्ट्यूज एंगल एक होता है। उसके बाद से ऑब्ट्यूज के बाद से एक स्ट्रेट एंगल होता है, एक रिफ्लेक्स एंगल होता है, एक कंप्लीट एंगल होता है इसमें। ठीक है, इसमें बना हुआ है, आगे हम बता रहे हैं आपको। चलिए, यानी टाइप्स ऑफ एंगल में पहला हमारा प्रकार है, पहला प्रकार है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई रेखाखंड है, देखिए कोई कोण बना हुआ है, सपोज करिए कोण बना हुआ है, ऐसे इतना भी झुकाव हो सकता है रेखाओं के बीच में, ये भी झुकाव हो सकता है, ये भी झुकाव हो सकता है। देखिए झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस रेखा पर इसके बीच में थोड़ा सा झुकाव था, यहाँ से थोड़ा झुकाव बढ़ा है, यहाँ और झुकाव बढ़ा है, यहाँ और झुकाव बढ़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर और झुकाव बढ़ा है। ठीक है, तो अगर किन्हीं दो रेखाखंड या दो रेखाओं के बीच में अगर झुकाव 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा का मतलब 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। यानी 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होता है उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी किससे छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी इसके बीच में जितने कोण पड़ेंगे, यानी जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उन सभी कोण को हम लोग एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 89 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। 88 डिग्री हो गया, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ढेर सारे उदाहरण है, आप समझ पा रहे होंगे। यानी अगर कोण की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी कि 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 90 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसको एक्यूट एंगल कह देंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल के बाद से कौन सा एंगल आता है हमारा, उसके बाद से आता है राइट एंगल। अगर मान लीजिए कि कोण, अगर किसी रेखा पर कोई रेखा ऐसे सीधे खड़ी रहे, सपोज करिए सीधा खड़ी रहे, यानी
दो रेखाओं के बीच जब झुकाव 90 डिग्री का हो जाता है तो उसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ये राइट एंगल है। राइट एंगल को हिंदी में कहा जाता है तो समकोण कहा जाता है। समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। राइट एंगल हो गया, ठीक है। यानी जब कोण का मान 90 डिग्री के बराबर समकोण, जब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एक्यूट एंगल या न्यून कोण उसको कहा जाता है, ठीक है। राइट एंगल समकोण, जब दो रेखाओं के बीच में, रेखाखंडों के बीच में, किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो उसको आप कह दीजिएगा कि ये कैसा कोण बना है, समकोण बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल मान लीजिए कि पहले तो झुकाव हम लोग देखे हैं कि यहाँ 90 तक हम लोग पहुंच गए हैं, सपोज करिए कि 90 तक हम लोग पहुंच गए हैं। या इसको समझने के लिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है ना। बस इन्हीं दोनों रेखाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसको मैं 0 डिग्री मान ले रहा हूं, तो जब इसके बीच में कोई भी कोण बनेंगे, जब इसके बीच में कोई भी कोण बनेगा तो इसी को हम लोग न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, यानी 0 डिग्री से ज्यादा, और यहाँ ऊपर मैं 90 डिग्री लिख दे रहा हूं कि 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उसी को हम लोग क्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। और जब वो 90 डिग्री के एकदम इक्वल हो जाता है, जब 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। और सिचुएशन अगर ऐसी बन गई कि मान लीजिए कि 90 से ज्यादा होने लगा, 90 से ज्यादा होने लगा, जब ये 90 है तो ये हमारा 180 हो गया, ठीक है। यानी जब कोण की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और किससे छोटा हो, 180 डिग्री यानी 180 अंश से छोटा, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 अंश से छोटे जितने भी कोण होंगे उन सभी कोण को ऑब्ट्यूज एंगल या हिंदी में कहते हैं, हिंदी में उसको अधिक कोण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। मैं बता दे रहा हूं, एक मिनट लिख दे रहा हूं। उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। एक सेकेंड, अधिक कोण कहा जाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण की वैल्यू क्या होती है, तो 90 डिग्री से वो बड़ी होती है और किससे छोटी होती है, तो 180 डिग्री से छोटी होती है। इसके बीच में जितने कोण पड़ेंगे, 90 से बड़ा 91, 92, 93, 94, 120, 130, 140, कहाँ तक, 179 डिग्री तक। कहाँ तक, 179 डिग्री तक, ठीक है ना। जब तक 180 नहीं हो गया, जब तक 180 अंश नहीं होगा, उसका नाम नहीं बदलेगा, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अब चलिए अगला हमारा कोण कौन सा होगा, अधिक कोण के पास हम लोग अब पहुंचेगा स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट मतलब वही स्ट्रेट लाइन वाली, सीधी रेखा वाला एंगल अब आ गया, ठीक है। जब कोई एक रेखा जब ऐसे सीधी हो जाएगी, यानी ये जो दोनों तीर हैं एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, एकदम ठीक विपरीत दिशा में हो जाएंगी। मान लीजिए यहीं से कोण बनना शुरू हुआ रहा होगा, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ बना होगा, फिर कुछ ज़्यादा गया होगा, फिर कुछ ज़्यादा गया होगा, फिर कुछ ज़्यादा, ऐसे करते करते एक समय आया होगा कि समकोण बन गया होगा, एक समय आया होगा कि अधिक कोण बनते 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 यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। यानी यहाँ से ये चला है, कोण बनते बनते जब यहाँ तक पहुँच जाए, यानी जब 180 डिग्री तक ये बन जाता है, तो इसी को स्ट्रेट एंगल या इसी को रिज कोण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रिज कोण कहा जाता है, या यह कहें कि सीधी रेखा का कोण इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीधी रेखा का कोण, सीधी रेखा का कोण इसी को कहा जाता है। सीधी रेखा का कोण यही होता है जब कोण की वैल्यू 180 अंश हो जाती है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ में आ रहा होगा। अगले पर हम लोग चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल का नाम हिंदी में होता है प्रत्यावर्ती कोण होता है। प्रत्यावर्ती कोण होता है। रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं, हिंदी में प्रत्यावर्ती कोण कहा जाता है।
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो जब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, 180 डिग्री तक पहुंच गए थे। 180 डिग्री से ज्यादा, किससे ज्यादा? जैसे मान लीजिए कि ऐसी स्थिति थी, ठीक है, यहाँ 0 से शुरुआत हुआ था कोण बनना, इसी बिंदु से कुछ ज्यादा हुआ कोण, कुछ ज्यादा हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, एक समय आया कि 90 डिग्री हो गया, एक समय आया कि अधिक कोण बन गया, और एक समय आया कि 180 डिग्री यानी रिजु कोण बन गया। अब समय आ रहा है कि वो और आगे जा रहा है, और आगे, ऐसे नीचे भी ऐसे आ सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है, ऐसे नीचे भी आ सकता है, ठीक है। यानी यहाँ ऊपर का जो 180 है, ऊपर का जो ये 180 है, अब नीचे भी आपको 180 और दिखाई दे रहा है, नीचे भी 180 और दिखाई दे रहा है ना। यानी ये नीचे के जितने एंगल बनेंगे, यानी 180 डिग्री से ज्यादा, यहां पर लिख दे रहा हूं कि 180 डिग्री से ज्यादा और किससे कम, 360 डिग्री से कम, यानी टोटल एंगल कितना यहां पर हो जा रहा है, 180 ऊपर का, 180 नीचे का, यानी टोटल कोण कितना होता है। ये एक बिंदु है, ये एक पॉइंट था, पॉइंट से देखिए कोण बनना शुरू हुआ तो कितना बना, 180 और फिर 180 और, यानी टोटल 360 डिग्री का। यानी एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। साइकिल का पहिया जब एक चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो कितना डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। प्रत्यावर्ती कोण आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस कोण की वैल्यू 180 से ज्यादा 360 डिग्री से कम है, यानी इसके बीच में, जैसे मान लिया 270 डिग्री हो या 181 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, यानी 359 तक, 359 डिग्री तक, 359 अंश तक की बात हो रही है, ठीक है। जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी कोण क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रत्यावर्ती कोण कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट एंगल पर हम लोग चलते हैं। एंगल हमारा पूरा हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपूर्ण कोण कहा जाता है। इसको हिंदी में संपूर्ण कोण भी कहते हैं, सॉरी एक मिनट, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हमारा संपूर्ण कोण कहा जाता है। संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहा जाता है इसको। संपूर्ण कोण क्या होता है, तो जब कोण की वैल्यू पूरी हो जाए, यानी यहां से ऐसे कोण बना, ऐसे कोण बनते बनते एक समय आया कि 90 डिग्री बना, फिर उसके आगे चलते चलते एक समय आया 180 बना, फिर उसके आगे चलते 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 एक समय आएगा कि फिर पुनः इसी रेखा पर वापस आ गया, पुनः इसी रेखा पर वापस आ गया। यानी ये कोण यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते फिर इसी रेखा पर वापस आ गया। इसी को हम लोग 360 डिग्री यानी संपूर्ण कोण, जब कोण की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर हो जाती है उसी को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। ये हम संपूर्ण कोण आपके सामने बनाए हैं। संपूर्ण कोण और एक और कोण होता है, इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, मैं उसको बता दे रहा हूं। जो सबसे प्रथम कोण है उसके बारे में हम लोग बात नहीं की है। संपूर्ण कोण यानी कोण की वैल्यू कितना हो जानी चाहिए, देखिए इसको अब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये एक हमारी रेखा है, ऐसी ये रेखा है, कोण को ऐसे पूरा इस पर हम बना के समझ सकते हैं। एक चतुर्थांश है। देखिए जब रेखा, मान लीजिए कि अभी कहीं झुकाव कुछ हुआ ही नहीं है, यानी जब दो रेखाओं के बीच में कुछ झुकाव हुआ ही नहीं है तो कोण बनेगा ही नहीं। यानी कोण कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहा जाता है। एक कोण मैं नहीं आपको बताया हूं, उसको क्या कहा जाता है, शून्य कोण कहा जाता है। 0 एंगल इसको कहा जाता है, इंग्लिश में 0 एंगल कहा जाता है। जब कोण कुछ बना ही नहीं है तो उसको 0 एंगल यानी क्या कहा जाता है, शून्य कोण कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर रहेगा तो कोई कोण नहीं बना, तो ये हमारा क्या है, शून्य कोण है, यानी 0 एंगल है। अब कोण बनने लगा, मान लीजिए कि 10 डिग्री का कोण बन गया, उससे ज्यादा कोण बन गया, ऐसे कोण बन रहा है मान लीजिए इसके बीच में। जब कोण बनेगा तो ये इसके बीच में जितना कोण पड़ेगा सब का सब हमारा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर पड़ता है, जो ठीक 90 डिग्री का जो कोण बनाती है, जब एक रेखा पर एक रेखा एकदम सीधी खड़ी हो जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब इस पर ये एक 90 डिग्री का कोण बना रही है तो उस 90 डिग्री के कोण को हम लोग राइट एंगल कहते हैं।
जब कोण की वैल्यू 90 डिग्री को ये पार करने लगेगा, 90 डिग्री को 120, 130, 140 ऐसे करके, तो ये जितने कोण इसके बीच में पड़ेंगे सब के सब अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जो यहाँ पर हमारा कोण होता है 180 अंश के कोण को हम लोग कहते हैं सीधी रेखा का कोण। 180 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? सीधी रेखा का कोण कहते हैं। यानी 180 अंश के कोण को रिज कोण कहा जाता है, सरल कोण भी कहा जाता है। ठीक है, इसी का एक और नाम है सरल कोण, साधारण कोण या सरल कोण। ठीक है, सरल यानी सीधी रेखा का कोण। अब मान लीजिए कि 180 से ज्यादा होने लगा, कोण की वैल्यू 180 से ज्यादा होने लगी, यानी जितने भी कोण 180 से जितने भी ज्यादा कोण बनेंगे कहां तक? 360 डिग्री तक। यानी नीचे वाला कहां तक? 360 डिग्री तक। यानी 180 अंश से ज्यादा 360 डिग्री से कम जितने होंगे तो सब के सब रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। और जब 360 पर पहुंच जाता है, जो ऐसे चक्र सीधे ऐसे आते आते 360 पर जब पहुंच जाता है तो उसी को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं, यानी संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरी क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।